अस्सलामुअलैकुम। माई सेल्फ इज़ अरसलान गियास और आज मैं आपके लिए बिज़नेस से रिलेटेड लेक्चर लेकर आया हूँ। और ये चैनल भी मैंने इसीलिए क्रिएट किया है कि जिसमें मैं आपको बिज़नेस, करियर एंड मोटिवेशनल काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो बनाकर देता रहूँ। और आज की इस चैनल का जो अहम मकसद है, यानी कि आज की इस वीडियो का जो अहम मकसद, जज्बा करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। माई सेल्फ इज़ अरसलान गियास और आज मैं आपके लिए बिज़नेस से रिलेटेड लेक्चर लेकर आया हूँ। और ये चैनल भी मैंने इसीलिए क्रिएट किया है कि जिसमें मैं आपको बिज़नेस, करियर एंड मोटिवेशनल काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो बनाकर देता रहूँ। और आज की इस वीडियो का जो अहम मकसद है वो है बिज़नेस गोल के बारे में। क्यों बिज़नेस गोल हमें ज़रूरी होता है, यानी कि गोल्स क्यों ज़रूरी होते हैं बिज़नेस में बनाने के लिए और बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए। नाउ सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि गोल होता क्या है। गोल 4 चीज़ों का होना चाहिए। सबसे पहले जो गोल होना चाहिए वो होना चाहिए, हमारा गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। सेकंड वन, एक स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए इस गोल का। थर्ड वन, राइटिंग में होना चाहिए। और फोर्थ वन, आइडेंटिफाई होना चाहिए। यानी कि जो हमारा गोल होना चाहिए वो रियलिस्टिक होना चाहिए, उसकी एक हकीकत होनी चाहिए, उसका मतलब होना चाहिए कि हमने ये गोल को अचीव करना है और हमारा ये गोल है, ये मिशन है, ये विजन स्टेटमेंट है और हमने इसको अचीव करना है। और दूसरा ये होना चाहिए कि जो हमारा गोल होना चाहिए उसका एक स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए कि हमारा ये गोल, ये पर्पस है। मिसाल ले लेते हैं, जैसे एक बिजनेसमैन है, उसका ये गोल है कि उसने जो है 100 कार्टन 1 मंथ में सेल आउट करने हैं। अब वो देखेगा उसने 100 कार्टन 1 मंथ में सेल आउट करने हैं, तो वो ये करेगा कि वो 4 कार्टन पर डे सेल आउट करेगा। जब वो 4 कार्टन पर डे सेल आउट करेगा तो मंथ में 25 डेज़ वो काम करेगा और वो 25 मल्टीप्लाई 4 वो 100 कार्टन इजीली सेल आउट कर देगा। उसका एक स्पेसिफिक पर्पस था कि उसने 100 कार्टन सेल आउट करनी है और यह गोल हकीकत भी हो सकती है कि वो 100 कार्टन मंथ में इजीली सेल आउट कर सकता है। यानी कि जब वो 4 कार्टन डेली के सेल आउट करेगा तो मंथ के 100 कार्टन इजीली सेल आउट कर सकते हैं। और वो गोल, एक गोल होना चाहिए, वो राइटिंग होना चाहिए। यानी कि मिसाल ले लेते हैं, हम अपने बिज़नेस का टर्नओवर 10 से 50 लाख करना चाहते हैं। अब वो हम डिफरेंट तरह की स्ट्रेटजीज बनाएंगे और उन स्ट्रेटजीज़ को लिख लेंगे एक पेज के ऊपर कि हमने इस मंथ में करना है, इस मंथ में इतना करना है, इस मंथ में हमने ये करना है। वो जब हम एक स्पेसिफिक पेज के ऊपर लिख लेंगे तो उसके मुताबिक हम अपने ग्राफ बना लेंगे या डिफरेंट तरह की दूसरी तरह के शेप्स बना लेंगे और उसको देखते हुए हम काम करना शुरू कर देंगे और अपने गोल को इजीली अचीव कर देंगे। यानी कि एक ख्वाब देखना ज़रूर होता है, लेकिन उस ख्वाब को एक पेज के ऊपर लिखना भी ज़रूरी होता है ताकि हम देखते रहे कि हम इस ख्वाब को किस तरह पूरा कर रहे हैं। इसी तरह गोल होता है, गोल को भी हम एक पेज के ऊपर लिख लें कि हमारा ये गोल है, ये मिशन है, और उसको एक पेज के ऊपर लिख लें तो हम अपने गोल को इजीली अचीव कर सकते हैं। और जो गोल होना चाहिए वो हमारा आइडेंटिटी होना चाहिए, यानी हमें अपने गोल के ऊपर पक्का होना चाहिए कि अच्छा ये हमारा गोल है, इसको हमने अचीव करके ही छोड़ना है। चाहे हमें किसी भी तरह का मुश्किलों का सामना करना पड़े, लेकिन हमने अपने गोल को हर हाल में अचीव करके ही छोड़ना है ना। ये तो बात होगी गोल के बारे में कि गोल जो होना चाहिए वो एक रियलिस्टिक होना चाहिए, उसका एक स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए, वो राइटिंग में होना चाहिए और वो एक आइडेंटिकल शेप में होना चाहिए। नाउ अब हम एक गोल तो बना लेते हैं, लेकिन एक गोल को फुलफ़िल करने के लिए हमें कुछ मैनेजर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब हमारे पास टीम या मैनेजर नहीं होते तो हम अपने गोल को फुलफ़िल या अचीव नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि मैनेजर जो हम रखते हैं उनके पास किस किस तरह की स्किल्स होनी चाहिए। उनके पास ब्रेनस्टॉर्मिंग की स्किल होनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि उनका जो ब्रेन है वो उस गोल के मुताबिक है कि नहीं। जब वो उसके मुताबिक है कि नहीं, जब उसका दिमाग उस गोल के मुताबिक ही नहीं होगा तब हम अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। इसलिए हमें देखना चाहिए जो हमारा मैनेजर है, जो हमने टीम रखी है या हमने जो सुपरवाइज़र रखे हैं, उसका जो है वो ब्रेन हमारे गोल के मुताबिक है कि नहीं, उसकी एजुकेशन, उसके स्किल्स, उसकी नॉलेज हमारे गोल के मुताबिक है कि नहीं। सेकंड वन, हम देखेंगे उसको मार्केट का एनालिसिस है कि नहीं, उसको मार्केट की इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। जब हमारी टीम, हमारे मैनेजर, हमारे सुपरवाइज़र को मार्केट की ही नॉलेज नहीं होगी तो वो हमारे गोल को कैसे अचीव करेंगे। इसलिए हम देखेंगे कि उनके पास मार्केट की स्किल्स हैं कि नहीं, क्योंकि मार्केट ही वो एक ऐसा ज़रिया होता है जो कि हमारे बिज़नेस को एक्सपेंड करने में हमारी मदद देता है। जब हमें पता चल जाएगा कि हमारे
एम्प्लॉयज़ के पास मार्केट की एनालिसिस है तो उसके पास देखेंगे कि उसके पास आइडिया जनरेशन है कि नहीं, क्योंकि आइडिया तो हर कोई बना लेता है या कोई आइडिया तो हर कोई दे देता है, लेकिन उसको जनरेट करना, उसको एग्जीक्यूट करना भी काम होता है और यही मेन काम होता है। इसलिए हम देखते हैं कि जो हमारे मैनेजर्स हैं, हमारे सुपरवाइज़र्स हैं, उनको हमारा आइडिया जनरेट करना आता है कि नहीं, उनको हमारा आइडिया समझ भी आता है कि नहीं, कि हमारा क्या मिशन था, क्या गोल था। जब तक वो हमारे आइडिया को नहीं समझ लेंगे तो वो काम क्या करेंगे। इसलिए हमें उनको आइडिया जनरेट करना चाहिए, यानी कि वो ऐसे मैनेजर रखने चाहिए, ऐसे सुपरवाइज़र रखने चाहिए, ऐसी टीम रखनी चाहिए जिनको हमारा आइडिया इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। जब उनको हमारा आइडिया इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा तो उनको हो चाहिए कि वो फैमिलियर मार्केट के बारे में उनको पता चलना चाहिए। उनको पता चलना चाहिए कि जिस तरह का हमारा प्रोडक्ट है, इस तरह की और किस तरह के प्रोडक्ट मार्केट में पड़े हुए हैं। यानी कि उनको पता होना चाहिए कि हमारा कंपेटिटर कौन है मार्केट में, और हमारी तरह के कितनी तरह के प्रोडक्ट पड़े हुए हैं जो कि सिमिलैरिटी प्रोडक्ट हैं मार्केट में, उसके बारे में भी उसको नॉलेज होना चाहिए। और जो सबसे अहम नॉलेज है जो कि हमारे मैनेजर्स को पता होना चाहिए, वो नॉलेज ये है कि उनको पता होना चाहिए कि हमारे पास कस्टमर कितने हैं, हमने अपने कस्टमर को किस तरह सर्विस प्रोवाइड करनी है, हमने न्यू कस्टमर किस तरह एक्वायर करने हैं, और सबसे बढ़कर हमारा पोटेंशियल पार्टनरशिप एंड स्ट्रेटजीज कौन कौन सी चल रही है जिनकी बिना पर हमने अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना है। यानी कि जब भी हमें एक बिज़नेस मैनेजर को एक्वायर करना चाहिए या मैनेजर को हायर करना चाहिए या किसी भी तरह की टीम या सुपरवाइज़र बनाने चाहिए, तो हमें देखना चाहिए कि इनका ब्रेन कैसे है, हमारे आइडिया के मुताबिक है कि नहीं है, ये मार्केट को एनालिसिस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हमारे आइडिया को एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसके अलावा देख सकते हैं कि मार्केट की नॉलेज इनके पास कैसी है, यानी कि कस्टमर किस तरह एक्वायर कर सकते हैं, न्यू ओल्ड कस्टमर को किस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, और इसके साथ साथ पोटेंशियल पार्टनरशिप एंड डिफरेंट तरह की स्ट्रेटजीज़ को कैसे डेवलप कर सकते हैं बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए। नाउ इन चीज़ों को देखते हुए मैंने दो तरह के मैनेजर्स रखे। एक मैनेजर हमारे पास होता है जनरल मैनेजर्स, और एक मैनेजर होता है जो कि स्पेशलिस्ट मैनेजर होता है। जनरल मैनेजर वो मैनेजर होता है जो कि हमारे छोटे एम्प्लॉयज़ के ऊपर एक स्पेसिफिक मॉनिटरिंग कर रहा होता है, यानी कि जो हमारे छोटे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको स्पेसिफिकली देख रहा होता है कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं। और जो स्पेशलिस्ट मैनेजर होता है वो डिफरेंट तरह के डिपार्टमेंट का एक स्पेशल मैनेजर होता है, जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर हो गया, सेल डिपार्टमेंट का मैनेजर हो गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मैनेजर हो गया, कस्टमर डिपार्टमेंट का मैनेजर हो गया, प्रॉफिट डिपार्टमेंट का मैनेजर हो गया। यानी कि हर जितने भी डिपार्टमेंट हमारे बिजनेस में रन कर रहे होते हैं उनका अलग-अलग एक स्पेशलिस्ट मैनेजर होता है, जिसको एक काम का इसीलिए मतलब ही समझ आ जाती है और वो अपने काम को ईज़िली कर भी सकता है। यानी कि एक स्किलफुल मैनेजर होता है जो कि हमारे काम को ईज़िली अंडरस्टैंड करने में हमारी मदद देता है। ना ये तो दो तरह के मैनेजर्स हो गए जो कि हमारे बिज़नेस को रन आउट करने में हमारी मदद देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैंने एक प्रोसेस डेवलप किया है। जब भी हम कोई बिज़नेस इस्टेब्लिश करते हैं तो उसको ग्रोथ स्टेज कर लाने के लिए हमें बहुत एक प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है, और वो प्रोसेस क्या होता है, यानी कि जब भी हम एक बिज़नेस को इस्टेब्लिश करते हैं तो सबसे पहले हम एक इनिशियल स्टेज के ऊपर गुजरते हैं, यानी कि स्टार्टअप स्टेज के ऊपर गुजरते हैं, और वो स्टेज के ऊपर हम अकेले होते हैं, हमारे साथ कोई टीम नहीं होती, कोई मैनेजर नहीं होता, कोई सुपरवाइज़र नहीं होता। लेकिन जब हम सेकेंड स्टेज के ऊपर पहुंचते हैं तो हमारे पास एक मल्टीपल टीम बन जाती है, एक मल्टीपल मैनेजर्स आ जाते हैं, एक मल्टीपल स्टेज आ जाती है। और जब हमें उस मल्टीपल स्टेज की वजह से हम एक जो होती है हायर ग्रोथ के ऊपर आ जाते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती है, और इससे हम अपने बिज़नेस को इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं। यानी कि जब हम स्टार्टअप में बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने के लिए हम बिज़नेस को स्टार्टअप करते हैं, उसके साथ हम एक मल्टीपल स्टेज के ऊपर पहुंचते हैं और फिर हम एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ पहुंच जाते हैं। और लॉन्ग टर्म ग्रोथ ही वो ग्रोथ होती है जो कि हमें एक ऑटो पायलट स्टेज के ऊपर लेकर आ जाती है। यानी कि स्टार्टअप में हम जो होते हैं अकेले होते हैं, फिर हम टीम बनाते हैं और फिर हम अपनी टीम को काम सौंप देते हैं, यानी कि एक ऑटो पायलट स्टेज के ऊपर आ जाते हैं। नाउ इनके ऊपर देखते हुए हम अपने कुछ बिज़नेस के प्रोसेस बनाते हैं, और वो प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, वो 6 तरह के हमारे प्रोसेस होते हैं। नाउ अब इन 6 प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि हमारे गोल को अचीव करने में हमारी मदद देते हैं। वो 6 तरह के प्रोसेस कौन से प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट वन इज़ डैट, जो सबसे पहला फेज़ होता है वो होता है हमारे पास कस्टमर फेज़। जो सबसे पहला फेज़ होता है वो होता है हमारे पास ब्रेनस्टॉर्मिंग फेज़। हमें देखना होता है कि हमारे एम्प्लॉयज़ का ब्रेन कैसा है, वो हमारे आइडिया को एग्जीक्यूट करने में हमारी मदद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जब हमें पता चल जाता है कि उनका ब्रेन या उनकी जो नॉलेज, उनकी स्किल्स होती है वो हमारे आइडिया को फुलफ़िल करने में हमारी मदद कर सकती है, तो उसके बाद हम आइडिया फेस बनाते हैं, यानी कि हम अपने आइडिया जनरेट करते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ को अपनी तरह का आइडिया समझाते हैं कि ये हमारे आइडियाज़ हैं और हमने उनको फुलफ़िल करना है।
जब वो हमारे आइडियाज़ को फुलफ़िल करना शुरू कर देता है तो हम देखते हैं कि हमारे पास एनवायरमेंटल फेज़ कौन से हैं। और एनवायरमेंटल फेज़ हमारे पास 5 तरह के फेसेस होते हैं मेरे नज़दीक। सोशलाइजेशन फेज़, टेक्नोलॉजिकल फेज़, कस्टमर फेज़, कंपेटिटर फेज़, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल फेज़। ये जो 5 तरह के फेजेस होते हैं ये हमें एनवायरमेंटल फेजेस में देखने पड़ते हैं। सोशलाइजेशन फेज़ वो फेज़ होता है जो कि हमें सोशली अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में हमारी मदद देता है, यानी कि फेसबुक, यूट्यूब, एडवर्टाइजिंग एंड डिफरेंट तरह के सोशल नेटवर्क जिससे हम इजीली अपने कस्टमर के थ्रू पहुंच सकते हैं। नाउ जो सेकंड चीज़ होती है वो टेक्नोलॉजिकल होती है। हमें न्यू एंड जेनरेट टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करने चाहिए अपने प्रोडक्ट को एक्सपेंड करने के लिए, अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए। थर्ड चीज़ हमें देखना चाहिए कि हमारा मार्केट में कस्टमर कौन है और हमारे कस्टमर की डिमांड क्या है। जब हमें पता चल जाएगी कि हमारे कस्टमर की डिमांड क्या है तो उसी मुताबिक हमें देखना चाहिए हमारा कंपेटिटर किस तरह की चीज़ इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि मार्केट जितनी मर्जी बड़ी हो या छोटी हो कंपेटिटर हमें ज़रूर मिलते हैं और कंपेटिटर के साथ लड़ते लड़ते ही हमें अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहिए। और उसके बाद हमें देखना चाहिए कि हमारी इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सर्विस कौन सी है, यानी कि इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल रूल्स एंड रेगुलेशन के हैं और इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन को देखते हुए हमें अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहिए और ये हमें एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ता है। उसके बाद हमें देखना चाहिए कि हमारे पास जो अगला फेस आता है वो होता है हमारे पास कि हमें ये देखना चाहिए कि हमारे पास कस्टमर कौन कौन सा है, यानी कि जब हमें देखना पड़ जाता है कि हमारे पास ये फेस है तो उसके बाद हमें देखना चाहिए कि हमारे पास रिव्यू फेसेस कौन से हैं, यानी जो हमारे पूरे आइडिया को जेनरेट करने में हमारी मदद देते हैं, जो कि हमें स्ट्रेटजीज बनाने में हमारी मदद देते हैं, जो कि हमें प्लानिंग करने में हमारी मदद देते हैं। ये हमारे पास 6 तरह के फेसेस होते हैं जो कि हमारे बिज़नेस को एक्सपेंड करने में हमारी मदद करते हैं। नाउ इन फेजेस को देखते हुए मैंने एक 5 तरह के एनालिसिस डेवलप किए हैं जो कि हमारे हर बिज़नेस को हमारा साथ देने में हमारी मदद करते हैं। वो एनालिसिस कौन कौन से हैं? सबसे पहले स्वोट एनालिसिस। स्वोट एनालिसिस 4 चीज़ों से मिलकर बनता है: स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। दूसरा पोर्टफोलियो एनालिसिस। पोर्टफोलियो एनालिसिस वो एनालिसिस होते हैं जो कि हमारे शेयर होल्डर और इक्विटीज़ को एनालिसिस करने में हमारी मदद देते हैं। जो तीसरा एनालिसिस होता है वो होता है हमारे पास रोड मैपिंग एनालिसिस। और फोर्थ वन एनालिसिस ऐसा एनालिसिस होता है जिसमें हम जो होते हैं वो यूटिलिटी एनालिसिस को शो आउट करते हैं। और 5 एनालिसिस हमारे पास जो एनालिसिस होता है वो होता है हमारे पास स्टेप एनालिसिस, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम अपने बिज़नेस को देखते हैं। इन एनालिसिस को देखते हुए मैंने देखा कि हमारे बिज़नेस में जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो पोटेंशियल एनालिसिस करती है और जो हमारे पास होती है कंपटीशनल एनालिसिस, यानी कि कंपटीशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कंपेटिटिव एनालिसिस करती है। और जो हमारे पास सेल्स एंड एजेंसीज एनालिसिस होती हैं वो हमारे पास मार्केटिंग एनालिसिस करती हैं। और इन्हीं बिना पर हमें स्वोट एनालिसिस करना पड़ता है। स्वोट एनालिसिस 4 चीज़ों के ऊपर होता है। हमें देखना पड़ता है कि हमारी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, हमारी कंपनी की वीकनेसेस क्या हैं और हमारी कंपनीज की अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, और उसी देखते हुए हमें अपनी कंपनी के थ्रेट्स वगैरह को देखना पड़ता है। जब हमें पता चल जाता है कि हमारी कंपनीज़ की ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेसेस हैं, ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये थ्रेट्स हैं, तो उसकी बिना पर हम इजीली हम रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं कि हम अपने बिज़नेस के किस स्टेज के ऊपर खड़े होते हैं और उस स्टेज के ऊपर देखते हुए हम अपने बिज़नेस को इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं। जब हम इस चीज़ के ऊपर देखते हैं तो उसके साथ साथ हमें एक एनालिसिस करना पड़ता है जो कि एक BCT एनालिसिस होता है। और BCT मैट्रिक्स का एनालिसिस वो 4 चीज़ों के ऊपर होता है: डो, कैश काउ, स्टार और क्वेश्चन मार्क। क्या स्टार यहाँ पर मैं एक एप्पल आईफोन की एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको। एप्पल आईफोन की एग्जांपल क्या होती है, मिसाल ले लेते हैं कि एप्पल के 4 प्रोडक्ट हैं: आईपॉड, आईपैड, लैपटॉप और फोर्थ वन आईफोन मोबाइल। अब इन 4 बिना के ऊपर देखते हैं। जो आईपॉड होता है या आईपैड होता है वो एक पुराने वक्त में इस्तेमाल होता था। ये एक डो की सूरत लेके हुआ, क्योंकि ये अब इतना इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन जो आईपैड होते हैं वो इतना इस्तेमाल हो रहा है कि उसको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, यानी कि वो हमारा एक वीकनेस है। वो एक कैश काउ की स्टेज है कि हमें पता होना चाहिए अगर हम इसको थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हैं तो हमारी इसकी डिमांड और इंक्रीज़ हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि इसकी डिमांड भी आने वाले वक्त में कम हो जाए। लेकिन जो एप्पल आईफोन है उसकी डिमांड हमारे पास स्टार में है। अब इस बिना पर देखते हुए अगर एप्पल कंपनी चाहे तो अपना आईपॉड अपने आईफोन के साथ अगर सेल आउट करे तो उसके आईपॉड की डिमांड और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है, या अपने आईपैड के साथ भी अगर अपने आईपॉड को इंक्रीज़ करे तो ये स्टेज भी हमारे स्टार के ऊपर आ सकती है। लेकिन जो क्वेश्चन मार्क है वो एप्पल आईफोन के लैपटॉप है।
मे बी एप्पल आईफोन एक अलग वेरिएंट है और हो सकता है कि इसके लैपटॉप की डिमांड फ्यूचर में इंक्रीज़ हो सके और ना हो भी सकता है कि इसकी डिमांड इंक्रीज़ ना भी हो सके। तो ये क्वेश्चन मार्क की सूरत में है कि ये एक फ्यूचर स्टेबिलिटी में रखता है इसका लैपटॉप, और ये हर बिज़नेस को सामना करना पड़ता है, स्टार, कैश का, डॉग और क्वेश्चन मार्क का। नाउ इनको देखते हुए मैंने ये एप्पल आईफोन की स्ट्रेटजी है कि 2016, 2017, 18, 19, 20 में एप्पल आईफोन की डिमांड हमारे पास इतनी होती गई और जो उसके आईपॉड की डिमांड आई थी वो डिक्रीज़ होती रही, और जो आईपैड की डिमांड आई थी वो डिमांड कैसी आई थी और लैपटॉप की डिमांड आने वाले वक्त में कैसी हो सकती है, ये उसकी पूरी स्ट्रेटजीज मैंने बनाई है। नाउ इसको देखते हुए मैंने स्टार्टअप में आपको कहा था कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। वो एनवायरमेंटल फैक्टर हमारे बिजनेस में जो इफेक्ट करते हैं वो 4 तरह के होते हैं: सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। हमें देखना चाहिए कि हमारा सोशली बिजनेस कितना रन आउट कर रहा है और हम सोशली अपने कस्टमर को कितना अट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके साथ हमें देखना चाहिए कि हमारा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन से हैं, यानी कि हमारी टेक्निक्स के, हम अपनी मशीनरी कैसे इस्तेमाल करें या अपनी डिफरेंट तरह की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो कैसे इस्तेमाल करें न्यू कस्टमर को हायर करने के लिए। और इसके साथ साथ हमें देखना चाहिए हमारे इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल रूल्स एंड रेगुलेशन के हैं, जो कि हमारे बिज़नेस को स्टैंड करने में या हमारे गोल को अचीव करने में हमारी मदद दे सकते हैं। और यही एक छोटा सा लेक्चर था रिलेटेड टू बिज़नेस एक्सपेंशन, और इसमें हमने डिफरेंट तरह के टॉपिक को डिस्कस किया, जैसे कि गोल्स एंड जैसे कि हम अपने बिज़नेस के गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।